Hello everyone. Uh, we are studying Aristotle, and today we are going to do his theory on state, that is theory of state. जब अरिस्टोटल ने थ्योरी ऑफ स्टेट दी तो उसमें उसने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, जैसे एक उसने कहा है कि ओनली गॉड एंड बीस्ट कैन लिव विदाउट स्टेट, नॉट ह्यूमन. सेकंड, मैन इज अ सोशल एनिमल. एंड थर्ड, स्टेट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल द एसोसिएशंस. अब पहले ये समझेंगे कि अरिस्टोटल ने थ्योरी ऑफ स्टेट दी क्यों, उसके पीछे का पर्पस क्या था. अब अगर हम अरिस्टोटल को एज अ थिंकर देखें, एक विचारक के रूप में देखें, तो अरिस्टोटल एक आदर्शवादी विचारक है, एक आइडियलिस्ट थिंकर है. और हम उन थिंकर्स को आदर्शवादी या फिर आइडियलिस्ट कहते हैं जो ये मानते हैं कि स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है. स्टेट कैसा इंस्टीट्यूशन है? नेचुरल, यानी स्टेट को प्रकृति ने बनाया है, राज्य ने. और जो दूसरे विचारक होते हैं रियलिस्ट ये मानते हैं कि स्टेट एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, उसको प्रकृति ने नहीं बनाया. इट इज़ अ मैन मेड इंस्टीट्यूशन जिसको ह्यूमन ने अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाया है, अपनी नेसेसिटी के लिए बनाया है, अपनी ज़रूरतों के लिए बनाया है. लेकिन आइडियलिस्ट विचारक ये मानते हैं कि नहीं, राज्य को प्रकृति ने बनाया है, इसलिए स्टेट कम्स बिफोर इंडिविजुअल. इंडिविजुअल बाद में आता है, स्टेट पहले आता है, सोसाइटी पहले आती है. अब स्टेट क्योंकि हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है कि इंसान बिना स्टेट के नहीं रह सकता, अरिस्टोटल स्टेट की इंपॉर्टेंस बताना चाहता है थ्योरी ऑफ स्टेट के अंदर. तो उसने इंपॉर्टेंस बताने के लिए कुछ स्टेटमेंट कहे हैं, जैसे ओनली गॉड एंड बीस्ट कैन लिव विदाउट स्टेट. बीस्ट यानी जानवर, कि या तो जानवर या फिर भगवान राज्य के बिना रह सकते हैं, इंसान नहीं रह सकता. अगर किसी इंसान ने जन्म लिया है तो उसको राज्य की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी. सेकेंड, मैन इज अ सोशल एनिमल, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना नहीं रह सकता, वो राज्य के बिना नहीं रह सकता. देन स्टेट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल द एसोसिएशंस. जितनी भी संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं, उन सब में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? राज्य. इसलिए व्यक्ति को राज्य के अनुसार चलना चाहिए, राज्य का विरोध नहीं करना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए. अब थ्योरी ऑफ स्टेट को अरिस्टोटल समझाता कैसे है वो हम आगे जानेंगे. सो थ्योरी ऑफ स्टेट में अरिस्टोटल सबसे पहले बताता है कि जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी या फिर दुनिया में मानव का जब सबसे पहले जन्म हुआ था, तो उस समय इंडिविजुअल यानी व्यक्ति अकेला था. तो उसने कहा है कि क्या अकेला व्यक्ति अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है? तो अरिस्टो कहता है नहीं, एक अकेला व्यक्ति अपनी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता. इसलिए इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ में आता है और वो परिवार बनाता है, फैमिली. लेकिन अरिस्टोटल फिर कहता है कि क्या एक फैमिली अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकती है? क्या एक फैमिली अपना खाना खुद बना सकती है? हो सकता है हाँ, उनके पास खेत हो, वो खुद खेती करते हो. क्या एक फैमिली खुद शिक्षा हासिल कर सकती है? हो सकता है हाँ, नहीं भी. क्या एक फैमिली अपना खुद इलाज कर सकती है? क्या वो अपनी सारी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकती है? तो जवाब होगा ना. सारी ज़रूरतें एक परिवार अपनी पूरी नहीं कर सकता, उनको दूसरों पर निर्भर रहना होगा. तो क्या एक परिवार अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है? नो. तो फैमिलीज आपस में साथ में आती है, फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 3 एंड फैमिली n. और सारी फैमिली साथ में अगर क्या बना लेती है? विलेज, गांव. अब अरिस्टोटल कहता है कि क्या एक गांव अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, नीड्स पूरी कर सकता है? उसका जवाब भी है ना. हो सकता है गांव के अंदर स्कूल हो लेकिन कॉलेज ना हो सकता है गांव के अंदर कॉलेज हो लेकिन मेडिकल कॉलेज ना हो, मेडिकल कॉलेज हो लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज ना हो सकता है गांव के अंदर चावल आते हों लेकिन उनके पास गेहूं नहीं हो, तो उनको फिर से किसी न किसी पर निर्भर रहना होगा. यानी गांव भी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है. तो गांव, बहुत सारे गांव एक साथ में आते हैं और एसोसिएशन बनाते हैं, विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3. और इन सब ने एक एसोसिएशन बनाकर किसको जन्म दिया? स्टेट को. अब एक स्टेट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, वो अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है. तो थियोरी ऑफ स्टेट में अरिस्टोटल ये बताता है कि सबसे पहले इंडिविजुअल्स ने एक एसोसिएशन बनाई तो फैमिली बनी, लेकिन फैमिली भी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, उसको किसी न किसी पर डिपेंडेंट रहना होगा. बाद में फैमिलीज ने एक एसोसिएशन बनाई तो विलेज बना, लेकिन विलेज भी अपनी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता, तो विलेज ने भी बहुत सारी विलेजेस के एसोसिएशन बनाई, तो स्टेट का जन्म हुआ. स्टेट इसलिए हाईएस्ट ऑफ द ऑल द एसोसिएशन है क्योंकि स्टेट सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है. इसलिए इंसान को स्टेट पर रिलाई करना होगा, उस पर डिपेंड रहना होगा. दैट्स वाई अरिस्टोटल सेड दैट ओनली गॉड और बीस्ट कैन लिव विदाउट स्टेट, नॉट ह्यूमन. सो दैट इज द थ्योरी ऑफ स्टेट गिवन बाय अरिस्टोटल.
अरिस्टोटल ने जो अगली थ्योरी दी है उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत। न्याय के सिद्धांत में अरस्तु ने कहा है कि इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। जो समान है उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए और जो असमान है उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस का पर्पस क्या है, उसने न्याय का सिद्धांत क्यों दिया है। अब अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस का पर्पस ये है कि वो सोसाइटी के अंदर, एथेंस के अंदर न्याय की स्थापना करना चाहता है, जस्टिस को स्टैब्लिश करना चाहता है। वो चाहता है कि ऐसी सोसाइटी का निर्माण हो, एक ऐसी सोसाइटी हम लोग बनाएं जिस सोसाइटी के अंदर जस्टिस हो, न्याय हो। अब न्याय लाने के लिए सोसाइटी में क्या करना होगा, तो अरस्तु ने कहा जब तक आप समान लोगों के साथ समान व्यवहार ना करो और असमान के साथ असमान व्यवहार ना करो, समाज के अंदर न्याय नहीं आ सकता, न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। अब समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार, अनइक्वल के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट, इसका मतलब क्या होता है, तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रिजर्वेशन का एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, आरक्षण का। रिजर्वेशन, तो आरक्षण में कौन कौन सी कैटेगरीज आती है जनरली, किसको, जनरल को तो नहीं मिलता है, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलता है, देन ओबीसी, देन एससी एंड देन एसटी, इन सबको आरक्षण मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं और एसटी कैटेगरी के लोग जो हैं, क्या रिजर्वेशन में ये इक्वल हैं? नहीं। रिजर्वेशन के अंदर जनरल कैटेगरी के साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा और एसटी कैटेगरी के साथ में डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा। तो जो अरिस्टोटल का कोट है दैट इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, इसमें कैसे इस एग्जाम्पल को हम अप्लाई करेंगे। जितने भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, फॉर एग्जांपल कैंडिडेट ए, बी, सी, डी, ई, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी वाले, ये सारे इक्वल हैं। इन सबके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट होगा, अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा। सबको एक तरीके से ट्रीट किया जाएगा क्योंकि सारे जनरल कैटेगरी के जो है कैंडिडेट्स हैं। वहीं फॉर एग्जांपल वी टेक कैंडिडेट्स ऑफ एसटी कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर भी ए, बी, सी, डी, ई, ये एसटी के 5 कैंडिडेट्स हैं, ए, बी, सी, डी, ई। इनके साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट होगा जो एसटी कैटेगरी के अंदर ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि ये सारे इक्वल हैं, सारे एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है और ये सारे इक्वल हैं, ये सारे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है। लेकिन क्या जनरल कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, क्या इनके बीच में इक्वल ट्रीटमेंट होगा? नहीं। ये A1, B1, C1, D1, E1, ये A2, B2, C2, D2 एंड E2। क्या जनरल कैटेगरी और एसटी कैटेगरी कैंडिडेट के साथ में इक्वल बिहेवियर होगा, इक्वल ट्रीटमेंट होगा? नो। वाई? क्योंकि ये कैंडिडेट्स इक्वल नहीं है, दे आर अनइक्वल्स। इनको अलग ट्रीटमेंट किया गया है, इनको अलग ट्रीटमेंट किया गया है। तभी सोसाइटी के अंदर जस्टिस आएगा कि जो अनइक्वल है उनके साथ ट्रीटमेंट भी अनइक्वल करो। अगर कोई पहले से पिछड़ा हुआ है, पहले से सोसाइटी में बैकवर्ड है, अगर उस बैकवर्ड को आप ऊपर उठाने का प्रयास नहीं करोगे तो जो ऑलरेडी ऊपर उठे हुए हैं और जो बैकवर्ड है उनमें डिफरेंस क्या है? उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो रिजर्वेशन का पर्पस यही है कि जो सोसाइटी में बैकवर्ड, सोसाइटी में पीछे रह गए हैं मेन स्ट्रीम से, उनको सबके साथ में जोड़ा जाए, सबके साथ में लाया जाए। जब वो समान स्तर पर आ जाएंगे तो उनको जो स्पेशल बेनिफिट दिया गया उसको हटा दिया जाएगा। बेसिकली यही पर्पस है रिजर्वेशन का। तो कहीं ना कहीं ये अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस से मेल खाता है, जिसमें यही कहा गया है कि इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। आई होप you understood this example. Thank you so much. So this is the theory of justice given by Aristotle. Thank you.